गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे शिक्षण के उद्देश्य और सिद्धांतों के बारे में। हम देखेंगे कि जब हम शिक्षण के उद्देश्यों की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि जो शिक्षण के उद्देश्य होते हैं ना, वो एक श्रृंखला के रूप में होते हैं। यानी कि शिक्षण के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, इसमें हम वो सब चीज़ें देखते हैं। अगर हम इसको वर्गीकृत करें तो इसको हम दो रूपों में वर्गीकृत कर सकते हैं। यानी कि दो तरीके से शिक्षण के उद्देश्य होते हैं उनको हम देख सकते हैं। एक तो हम ब्लूम की टैक्सोनॉमी के द्वारा देख सकते हैं और दूसरा हम गैगने और ब्रिक्स के द्वारा देख सकते हैं। अब इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि ब्लूम की टैक्सोनॉमी के द्वारा। अब ब्लूम की जो टैक्सोनॉमी होती है ना, टैक्सोनॉमी का मतलब होता है क्लासिफिकेशन, यानी कि किसी चीज़ के बारे में उसको डिवाइड करना, यानी कि क्लासिफिकेशन कर देना। जब हम लोग देखेंगे कि जो ब्लूम की टैक्सोनॉमी होती है वो क्या होती है ना, इसके तीन डोमेन होते हैं। सबसे पहले जो इसका डोमेन होता है वो कॉग्निटिव होता है, फिर होता है अफेक्टिव और तीसरा होता है साइकोमोटर। जो ये ब्लूम ने जो अपनी टैक्सोनॉमी दी थी ये 1956 में दी थी। अब इसमें जो कॉग्निटिव है, कॉग्निटिव क्या होता है, ये अपना मेंटल स्किल होता है, यानी कि जो भी चीज़ें नॉलेज बेस्ड होगी ना उसमें होंगी। यानी कि आपका इसमें 3H वाला जो कॉन्सेप्ट होता है ना, हेड, हैंड और हार्ट, ये तीनों चीज़ें इसमें वो जो कॉन्सेप्ट होता है ना इसमें इसका यूज़ होता है। अब जो कॉग्निटिव होगा, कॉग्निटिव को हम क्या करेंगे, हेड के उसमें लेके आएंगे। यानी कि हम अपने दिमाग से जो भी चीज़ों को सीख पा रहे हैं, जो समझ पा रहे हैं, वो सारी चीज़ें क्या होंगी, इसमें कॉग्निटिव में आ जाएंगी। इसमें मेंटल स्किल्स होती है, यानी कि चीज़ों को समझना, चीज़ों को याद करना, उन चीज़ों के बारे में चीज़ों का कॉन्सेप्ट क्लियर करना, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। फिर होगा आपका इफ़ेक्टिव। अब इफ़ेक्टिव जो होगा वो आपका एटीट्यूड बेस्ड होगा, यानी कि इमोशंस बेस्ड। अब इसमें क्या होगा, ये इसमें आपका आता है हार्ट। अब इमोशन बेस्ड जो होगा, यानी कि आप अपने दिल से जो चीज़ें सोच पा रहे हैं, आपके जो इमोशंस, आपकी जो फीलिंग्स हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आती है। और इसमें जो आपका महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट होता है वो आता है आपका एटीट्यूड। तो इसमें ये सारी चीज़ें आती है। तीसरा होता है आपका साइकोमोटर, यानी कि हैंड। अब इसमें क्या होता है, मैनुअल और फिजिकल स्किल्स आती है, यानी कि हमने किसी कॉन्सेप्ट को सिखाया बच्चे को। और जैसे इंजीनियरिंग होते हैं, इसमें क्या होता है कि हम चीज़ों को, जो बच्चे होते हैं, इंजीनियरिंग वाले बच्चे होते हैं, उनको क्या करते हैं, सबसे पहले हम उनको समझाते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, रॉकेट साइंस होता है, कुछ भी होता है, हम उनको बताते हैं कि ये चीज़ें ऐसे होती है। यानी कि हम उनको कॉग्निटिव, यानी कि हम उनको दिमाग से बिल्कुल एकदम समझा रहे हैं कि ये चीज़ें ऐसे होती हैं, ऐसे हो रही है। फिर वो क्या करेंगे, इफेक्टिव, यानी कि वो उस चीज़ को सोचेंगे और प्रैक्टिकली उस चीज़ को करने की कोशिश करेंगे, जिसमें अपने उनकी फीलिंग्स होते हैं, इमोशंस होते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, वो एक्शन करते हैं, यानी कि जो चीज़ें होती हैं साइकोमोटर में, वो एक्शन बेस होती है और उसमें स्किल का इम्प्रूवमेंट होता है। अब इसमें ब्लूम ने जो 3 प्रकार का श्रेणीबद्ध इसमें किया है, इसे अब जो अपने ये बेंजिंग अपने ब्लूम है, ब्लूम ने क्या किया था कि जो भी हमारे शैक्षिक अधिगम के जो उद्देश्य होते हैं उसमें जो जटिलता आती है, जो विशिष्टता आती है, उन सब चीज़ों को जानने के लिए इस तरह के कॉन्सेप्ट का इन्होंने मतलब इस तरह का कॉन्सेप्ट बनाया था, जिसका नाम बेंजिंग ब्लूम के नाम पे रखा गया था। और इन्होंने इसमें जो शिक्षक होते हैं ना, शिक्षक की, उन्होंने वर्गीकृत को तैयार करने वाले शिक्षकों की समिति की अध्यक्षता की। यानी कि जो बेंजिंग ब्लूम थे, उन्होंने क्या किया था कि इन चीज़ों को वर्गीकृत किया, जो कि टीचर एजुकेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। इन्होंने इसमें संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोप्रेरक, यानी कि कॉग्निटिव, इफेक्टिव और साइकोमोटर, तीनों डोमेन को यूज़ किया है। अब संज्ञानात्मक जो होता है, यानी कि आपका कॉग्निटिव जो होता है, कॉग्निटिव में क्या होता है, ये हमारे जो होता है ना, ज्ञान आधारित होता है। यानी कि हमारे पास जो ज्ञान है, किस तरह की चीज़ों को हम सीख रहे हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, कौशल होता है, उन सभी का विकास करना होता है। इसमें मानसिक सोच आती है, इसमें अधिगम कौशल आते हैं, इसमें इसमें जो भी चीज़ें होती हैं कि हम लोगों को जानकारी शामिल करनी है, समझ का निर्माण करना है, ज्ञान को लागू करना है, समस्याओं को हल करना, अनुसंधान करने होते हैं कोई भी, ये सब चीज़ें इसमें क्या होती है, इसके 6 स्तर होते हैं। यानी कि इसके अंदर भी क्या होते हैं, 6 तरह के 6 स्तर होते हैं।
इसमें क्या होता है, सबसे पहला जो होता है ज्ञान होता है, दूसरा होता है समझ होता है, फिर अनुप्रयोग होता है, विश्लेषण होता है, संश्लेषण होता है, और फिर उसके बाद होता है मूल्यांकन। अब जो ज्ञान होता है इसमें, यानी कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे नॉलेज। नॉलेज में क्या होता है, नॉलेज में जो भी हमारे पास डेटा होता है या फिर जो हमारे पास जानकारी होती है, उनको क्या करते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं। अब जैसे होता है ना, इसमें जो चीज़ें करते हैं ना, हमारा जो स्तर होता है ना टीचिंग का, मेमोरी लेवल जो होता है वो काम करता है। यानी कि हम बच्चों को अंग्रेजी जो वर्णमाला रटाते हैं, हम उनको टेबल भी रटाते हैं। जैसे होता है ना, जब बचपन में छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि बेटा आप लोग ना क्या बोलते हैं, जो आपका जो टेबल है ना उसको याद करने की कोशिश करो। यानी कि 2 × 2 2 जा 4 2 जा 6 2 4 जा 8 हम ऐसे रटवाने की कोशिश करें। लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि अगर हम 2 × 2 करके वो कह रहे हैं तो हम टेबल को मतलब कैलकुलेशन के द्वारा भी बना सकते हैं। उनको उस टाइम पे सिर्फ रटने का ही याद रहता है। दूसरा जो होता है अपना नॉलेज, पहला होता है अपना नॉलेज, जो अपना ज्ञान होता है। अब नॉलेज में क्या होगा, स्टूडेंट को रिकॉल और रिकॉग्निशन और इन्फॉर्मेशन, आइडियाज़, प्रिंसिपल और ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें। अब इसमें जो स्टूडेंट होता है ना वो बहुत सारी चीज़ों को याद करता है। जैसे कि उसको टेबल रटवा सकते हैं हम, स्टेट के नेम रटवा सकते हैं, ये सारी चीज़ें करवा सकते हैं। यानी कि उसके दिमाग में जितनी भी चीज़ें होंगे। अब इसमें क्या है, द स्टूडेंट विल डिफाइन द 6 लेवल ऑफ ब्लूम टेक्सोनोमी ऑफ द कॉग्निटिव डोमेन। इसमें 6 तरह के जो डोमेन होते हैं उनकी वो करते हैं। दूसरा क्या होता है इसमें, समझ स्तर, यानी कि कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि हम लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं चीज़ों को, है ना, तो इसमें अंडरस्टैंडिंग आएगा। अब इसमें क्या है, इसमें जो स्टूडेंट होगा वो ना चीज़ों के अर्थ को समझने की कोशिश करेगा। उदाहरण के लिए इसमें है कि एक शिक्षक अपने शब्दों में सिद्धांत की व्याख्या करता है। अब इसको इसमें तो आप लोग देखेंगे, जैसे होता है ना कि हम लोगों ने पहले देख लिया कि जो नॉलेज है, नॉलेज में क्या कर रहा है, जो टीचर है वो बिल्कुल एकदम मेमोरी लेवल पे काम कर रहा है। यानी कि बच्चों को ना रटवाने पे ही ज़्यादा ध्यान दे रहा है। दूसरा हो गया अपना समझ स्तर। अब समझ में क्या कर रहा है, बच्चा एकदम जान पा रहा है। अगर हम उसको बोल रहे हैं कि बेटा आप टेबल जो बना रहे हो ना, आप 2 × 2 कर सकते हो, 2 × 3 करोगे तो आप 6 उससे बना लोगे, 2 × 4 करेगा तो आप 8 बना लोगे। यानी कि हम उनको बता रहे हैं कि इस चीज़ को आप मेमोराइज तो करो, लेकिन साथ के साथ इसका जो कॉन्सेप्ट हो उसको भी समझने की कोशिश करो। तो इसमें जो बच्चा क्या करेगा, वो समझने पर कोशिश ज़्यादा करेगा। अब इसमें है ना कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन में स्टूडेंट ट्रांसलेट्स कंपोनेंट्स और द इंटरप्रेट द बेस द पीरियड लर्निंग, एक्सप्लेन, समराइज, पैराफ्रेज। अब इसमें क्या होता है ना, बच्चा बिल्कुल एकदम समझ रहा है और उन चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है। तो ये लेवल वही बताता है। फिर है अनुप्रयोग। अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन, यानी कि आपके पास आपने चीज़ों को रट के आपने दूसरे उसमें देखा कि आपने फिर उसमें समझने की कोशिश की। तीसरा आप एप्लीकेशन करोगे, यानी कि उन चीज़ों को लागू करने की कोशिश करोगे। तो इसमें जो है अनुप्रयोग में, इसमें क्या करेंगे कि ज्ञान का प्रयोग और अनुप्रयोग करने की क्षमता होती है। उदाहरण के लिए इसमें दे रखा है कि एक नर्स इंटर्न मरीजों से बात करने के दौरान मनोविज्ञान वर्ग में सीखे हुए ज्ञान को लागू करती है। आप लोगों ने देखा होगा, जैसे मेडिकल के स्टूडेंट होते हैं, आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल को पकड़ लिए, उसमें क्या होता है ना कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं ना, उसमें जो हॉस्पिटल इंटर्न होते हैं, यानी कि जो लोग डॉक्टरी सीख रहे होते हैं, वो क्या करते हैं कि उन चीज़ों को सीखते हैं और सीखने के साथ साथ ही उस पर अप्लाई भी करते रहते हैं। तो ये वो चीज़ बताना चाह रहा है। एप्लीकेशन में, एप्लीकेशन जो है ये अपना अनुप्रयोग, यानी कि एप्लीकेशन में स्टूडेंट सेलेक्ट, रेंज द फेयर्स, द यूज़ द डेटा एंड प्रिंसिपल, कंप्लीट द प्रॉब्लम टास्क विद द मिनिमम डायरेक्शन, यूज़ द कॉन्सेप्ट सॉल्व। यानी कि इसमें क्या चीज़ है, जो चीज़ें हम कर रहे हैं उनको हम लागू करने की कोशिश करते हैं, यानी कि अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो ये अपने को वही बताता है। फिर है अपना विश्लेषण। विश्लेषण में क्या होता है, यह तथ्यों और राय में अंतर करने की क्षमता में संबंधित है। यानी कि उदाहरण के लिए एक वकील अपराधी के तर्क से तार्किक भ्रम को पहचान कर केस जीतने की क्षमता रखता है। अब एनालिसिस में क्या होंगे, यानी कि हमारे पास हमने पहले चीज़ों को रटने की कोशिश की, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि जो चीज़ें हम लोगों को पास मिली है उससे उसे समझने की कोशिश की। समझने के बाद हम लोगों ने क्या किया कि उनको अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद तो हम एनालिसिस करेंगे ना कि हम लोगों के पास जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने सीखी हैं वो वास्तव में हम लोगों को समझ में आई है या नहीं आई है। तो यही एनालिसिस करते हैं, यानी कि
कैटेगराइज करेंगे, कंपेयर करेंगे और इसमें ना कंट्रास्ट करेंगे और सेपरेट करेंगे चीज़ों को। ये सारी चीज़ें होती है। एनालिसिस में तो हम लोग एनालाइज ही करेंगे ना कि हम लोगों ने जितनी चीज़ें सीखी हैं वो हम लोगों को एक्चुअल में समझ में आई है नहीं आई है, तो इसका मतलब तो यही होगा। फिर होगा आपके पास संश्लेषण। संश्लेषण क्या है? संश्लेषण यानी कि आपका सिंथेसिस। सिंथेसिस क्या होता है कि जो सिंथेसिस होता है, सिंथेसिस क्या होता है, इसमें नए सेंटेंस, यानी कि जैसे आप लोगों के पास होती है 12 खड़ी होती है, आप 12 खड़ी याद करते हैं, या फिर आपने कोई ऐसा कॉन्सेप्ट वो किया कि आप उससे नया कॉन्सेप्ट बना सकते हैं। सिंथेसिस करना यानी कि आपके पास चीज़ें अलग अलग रूप में है और आप उनको जोड़ के एक चीज़ें बनाते हैं। जैसे होता है ना, आप लोगों को जब आप लोग इंग्लिश सीखते हैं, सीखने के साथ साथ आप लोग क्या करते हैं कि इंग्लिश के बहुत सारी चीज़ें उसमें बताई जाती हैं, रूल रेगुलेशन जो होते हैं कि आप मतलब पहले आप चीज़ों को आप वर्ड मीनिंग याद कीजिए, वर्ड मीनिंग के बाद आप वर्ब नाउन, आपका नाउन होगा, प्रोनाउंस होगा, ये क्या होता है हम लोग सब याद करते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को सबकी जानकारी होगी। फिर टीचर क्या करता है ना कि एक सेंटेंस देता है, उसको बोलते हैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, यही होता है। तो इसमें क्या है कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, आप उनको एक साथ करने की कोशिश करते हो, तो सिंथेसिस वो होता है। उसके बाद जो है आपका, अब इसमें है सिंथेसिस का एक बार फिर देख लेते हैं। इसमें जो स्टूडेंट द कंबाइंड प्रोडक्ट, ठीक है, क्रिएट द डिज़ाइन, इसमें क्या है, हम लोग एक डिज़ाइन को क्रिएट कर सकते हैं, हाइपोथेसाइज कर सकते हैं, इन्वेंट कर सकते हैं और डेवलप कर सकते हैं। यानी कि किसी भी चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, इसमें एक साथ कंपेयर वो कंपाइल कर सकते हैं। फिर होगा आपका इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन। मूल्यांकन में क्या होगा, मूल्यांकन अवधारणाओं के महत्व के संदर्भ में निर्णय लेने की क्षमता है। यानी कि ये क्या करेगी कि हमने जो भी चीज़ें की हैं, जो भी कॉन्सेप्ट सीखा है, हम उसका एकदम मूल्यांकन करेंगे, यानी कि वो चीज़ें हमें समझ में आई है या नहीं आई है। अब इसमें उदाहरण दे रखा है कि एक व्यापारी उत्पादों को बेचने का सबसे कुशल तरीका चुनता है। यानी कि उसके पास क्या है कि जब वो मूल्यांकन करेगा, वो देखेगा कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो स्टूडेंट को आई हैं और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो स्टूडेंट को नहीं आई है। यानी कि हमने मूल्यांकन किया और फिर हमने अपनी धारणा बनाई। अब इवैल्यूएशन में क्या है, अब इसमें क्या है कि जो इवैल्यूएशन होता है वो एकदम निर्णय लेने के लिए निष्पक्ष होता है। यानी कि आपने बिल्कुल देख लिया है कि जो भी कॉन्सेप्ट मैंने सीखा है वो कितना आया है। अब ये स्टूडेंट को एकदम जज करने की कोशिश करता है, रिकमेंडेड भी करता है और क्रिटिकल भी करता है और जस्टिफाई भी करता है। यानी कि आपके पास ये सारी चीज़ें होती है। फिर जो आपका आता है दूसरा, भावात्मक, यानी कि आपका इफेक्टिव डोमेन, ये होता है भावना आधारित। अब इसमें इसमें होते हैं आपके 5 कॉन्सेप्ट, यानी कि रिसीविंग, रेस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन और कैरेक्टराइजेशन। अब इसमें क्या होता है, रिसीविंग में क्या होता है कि हम किसी भी कॉन्सेप्ट को रिसीव करते हैं, यानी कि एक्सेप्ट करते हैं, अटेंड करते हैं, डेवलप करते हैं और रिकॉग्नाइज करते हैं। इसके बाद अपना रिस्पॉन्डिंग होगा। रिस्पॉन्डिंग में क्या होगा, कंप्लीट और कंपनी और कॉपरेट करते हैं, डिस्कस करते हैं, एग्जामिन करते हैं, ओबे करते हैं और रेस्पॉन्ड करते हैं। फिर उसका वैल्यूइंग होगा। वैल्यूइंग में हम एक्सेप्ट कर रहे हैं किसी चीज़ को, फिर उसको डिफेंड भी कर रहे हैं, डिवोट भी कर रहे हैं, परस्यू भी कर रहे हैं और सीख भी कर रहे हैं। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि हम ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, यानी कि कोडिफाई भी कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेट भी कर रहे हैं, डिस्प्ले भी कर रहे हैं, ऑर्डर भी कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज भी कर रहे हैं, सिस्टमाइज भी कर रहे हैं और उसका वेट भी कर रहे हैं। कैरेक्टराइजेशन में होगा वाटर नाइल वाटर वाटर नालाइज कर रहे हैं और वेरीफाई कर रहे हैं। यानी कि आपने किसी कॉन्सेप्ट को रिसीव किया, फिर उसको रिस्पॉन्ड आप कर रहे हैं, उसको वैल्यू आप दे रहे हैं, फिर आपको ऑर्गेनाइजेशन करना है उसमें और फिर कैरेक्टराइजेशन करते हैं। यानी कि ये आपका क्या हुआ, ये भावात्मक डोमेन के अंतर्गत जो चीज़ें आती हैं ये वो हुआ। उसके बाद जो है आपका, अब इसमें जो है आपका भावात्मक जो आपका है इफेक्टिव डोमेन है, इसमें क्या है, जो कार्य होता है वो मानसिक स्तर पर होता है। अब इसमें जो कॉन्सेप्ट है संज्ञानात्मक, वो एक कार्य नहीं है। कोई भी व्यक्ति व्यवहार, दृष्टिकोण, शारीरिक कौशल सीख सकता है। यानी कि अगर आप किसी भी व्यक्ति की बात करें तो वो क्या है
कि व्यक्ति एक तो व्यवहारिक होगा, वो हमेशा से व्यवहारिक होगा, उसका वो एक दृष्टिकोण रखने वाला होगा और उसके अंदर कोई ना कोई शारीरिक कौशल भी जरूर होगा। भावनात्मक डोमेन में क्या होती हैं, भावनाएं होती हैं, इच्छाएं होते हैं और दृष्टिकोण जो होते हैं आपके पास वो सब शामिल होते हैं। इस डोमेन में वह तरीके हैं जिसमें चीज़ों से भावनात्मक रूप से निपटने और भावनाएं, मूल्य, प्रशंसा, उत्साह, प्रेरणा, दृष्टिकोण जैसे भावनात्मक व्यवहार करने का तरीका शामिल है। इस डोमेन में 5 उप डोमेन हैं, जैसे कि जिसमें है, एक है प्राप्त करना, प्रतिक्रिया देना, महत्व देना, व्यवस्थापन करना और विवरण देना, यानी कि कैरेक्टराइजेशन करना। अब इसमें प्राप्त करना है, इसमें क्या है, निष्क्रिय रूप से ध्यान देना और निश्चित विचारों, सामग्री, परिघटन, अस्तित्व के बारे में जागरूक होना शामिल है। दूसरा है प्रतिक्रिया देना, इसमें क्या है कि हम किसी भी प्रतिक्रिया में भाग लेना और उसमें क्या होता है ना कि प्रोत्साहन, जागरूक होने की तरह प्रतिक्रिया करते हैं इसमें। फिर है महत्व देना, किसी वस्तु के मूल्य को महत्व देखें और उससे क्षमता को संदर्भित करें। फिर व्यवस्थापन है अपना, वैसे ही कि मूल्य और सूचना को, विचारों को एक साथ रखना और फिर स्वयं की अद्वितीय मूल्य प्रणाली के निर्माण हेतु उन्हें पहले से ही व्याप्त मान्यताओं से जोड़ना होता है। फिर विवरण देना होता है, यानी कि अपना कैरेक्टराइजेशन करना होता है। तो इसमें मूल्य का जो आपके द्वारा जो निर्धारित मूल्य होते हैं ना, उनके अनुसार लगातार कार्य किया जाता है। इसमें भावनात्मक ज्ञान का निर्माण शामिल होता है। फिर होता है आपका साइकोमोटर, यानी कि कार्य आधारित। अब जो कार्य आधारित होंगे, इसके 5 स्तर होंगे। कार्य आधारित होंगे जो आपका हैंड, यानी कि आप जो एक्शन बेस्ड काम करते हैं ना, इसमें वो आएगा। अब इसमें क्या है कि मनोप्रेरक डोमेन में कौशल शारीरिक रूप से किसी उपकरण, साधन को परिवर्तित करने की क्षमता का वर्णन करता है, जैसे कि हाथ या हथौड़ा। मनोप्रेरक उद्देश्य सामान्य व्यवहार और कौशल से परिवर्तन और विकास के स्तर पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि जो भी चीज़ें होंगी, यानी कि साइकोमोटर होगी, वो क्या होगी, अपनी एक्शन बेस होगी। अब इसमें 5 स्तर होंगे। सबसे पहले होता है अवलोकन और नकल करना, यानी कि हम किसी चीज़ का अवलोकन कर रहे हैं या हम क्या कर रहे हैं, उस चीज़ की कॉपी कर रहे हैं, तो इसमें अवलोकन और नकल करना होगा। दूसरा होगा हस्तकौशल। हस्तकौशल में स्मृति और निर्देश का पालन करके जो कार्य किए जाते हैं वो शामिल है। फिर है इसमें सुस्पष्टता, यानी कि अभ्यास करने से प्रदर्शन में क्या होती है, सुस्पष्टता आती है, यानी कि हम जिस कार्य को जितनी निपुणता के साथ करेंगे, जितना उसका अभ्यास करेंगे, उतना ही क्या होंगे, हम उस कार्य में कुशल होंगे। तो इसमें ये चीज़ें आएंगी। फिर है आपका ग्रंथन। ग्रंथन यानी कि आपका ग्रंथन जो आपका ग्रंथन होगा, ग्रंथन में क्या होगा कि अभ्यास के द्वारा जो भी आपका जो कौशल है, जो आप कौशल की कर रहे हैं या कौशल सीख रहे हैं, उसमें जितनी भी दक्षता और प्रभावशीलता आएगी, वो उसका एक लेवल होगा, यानी कि ये इस लेवल तक ही मतलब आ सकती है। फिर आपका देशीयकरण है। देशीकरण में क्या होगा, कौशल को आंतरिक रूप दिया जाता है और एक शिक्षार्थी स्थिति की आवश्यकता के अनुसार नई तकनीकों, विधियों, प्रक्रियाओं, अनुकूलित, संशोधित डिजाइन करने में सक्षम होता है। फिर है इसमें गैगने और ब्रिक्स का वर्गीकरण, सबसे बाद में हम लोग पढ़ेंगे। अब इन्होंने जो किया है, गैगने ने अपना दिया है, इसमें जो कॉन्सेप्ट है, अब हम लोग देखेंगे गैने और ब्रिक्स का वर्गीकरण किस तरह से इन्होंने अपना वर्गीकरण किया है। तो गैने और ब्रिक्स के वर्गीकरण में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। सबसे पहले होगा आपका बौद्धिक कौशल। अब जो ये बौद्धिक कौशल है, बौद्धिक कौशल में क्या है कि ये जो हमारा इन्वायरमेंट होता है ना, उससे निपटने के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसमें जो चीज़ें आती हैं वो आती है हमारी अवधारणा, यानी कि परसेप्शन, हमारी एजुकेशन, हमारे रूल, हमारा जो लर्निंग होगा वो, और जो हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा, वो चीज़ें इसमें शामिल होगी। दूसरा होगा संज्ञानात्मक रणनीतियाँ। इसमें क्या है कि जो बच्चा सीखता है उसमें स्वयं करके सीखता है, उसमें याद रख, वो जो बच्चा स्वयं करके सीख रहा है वो क्या करेगा, याद रखने की भी कोशिश करेगा, सोचने के कौशल में भी उसकी मतलब वो सोचने के कौशल में भी वो करेगा, सुधार करेगा। और इसमें क्या है कि इन चीज़ों के साथ साथ ना जो तकनीकी होती है ना, जो न्यूअलिटी होती है, उसको भी डालने की वो कोशिश करेगा।
तीसरा जो होगा मौखिक जानकारी होगी। अब इसमें मौखिक जानकारी कौन सी, कि यह किसी व्यक्ति को प्राप्त होने वाले ज्ञान को बताने की क्षमता समझ, यानी कि उसको जो चीज़ें हमने सिखाई हैं वो किस लेवल तक उसको याद है, ये भी जानकारी रखने की कोशिश इसमें की जाती है। फिर आपका मोटर स्किल है, जो साइकोमोटर स्किल है। इसमें क्या है कि मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र मांसपेशियों के एक साथ काम करने पर होने वाली गतियों के संदर्भ में है, यानी कि हम अपने हैंड हेड और हार्ट, इन सब चीज़ों को मिला के जो काम कर रहे हैं ना, वो क्या होगी, आपकी एक्शन बेस्ड होगी। तो गैगने ने जो दिए थे ना, ये 3-4 पॉइंट मेन दिए थे। उसके बाद जो है आपका शिक्षण के सिद्धांत। अब शिक्षण के सिद्धांत कौन कौन से हैं? सबसे पहले प्रेरणा का सिद्धांत होगा, यानी कि मोटिवेशन, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन होगा। इसका अर्थ क्या होगा कि बच्चों को हम लोगों को इस तरह से प्रिपेयर करना है कि बच्चों में उत्सुकता यानी कि क्यूरियोसिटी रहे, कि उनको कुछ नई चीज़ें सीखनी है। तो सबसे पहले जो होगा इसका सिद्धांत होगा प्रेरणा का सिद्धांत, यानी कि हमको बच्चों को मोटिवेट करना है कि आप लोगों को नई चीज़ें सीखनी है, आप लोगों को ये चीज़ें सीखनी होता है ना, कि हम लोग जब तक मोटिवेट नहीं करेंगे बच्चों को तो बच्चे सीख नहीं सकते उस चीज़ों को। तो सबसे पहले अपना आएगा प्रेरणा का सिद्धांत। दूसरा होगा आपका गतिविधि का सिद्धांत, करके सीखना, यानी कि जिन चीज़ों को हम करके सीखते हैं ना, उसमें क्या होता है, बच्चे उन चीज़ों को ज़्यादा याद रखते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि हमेशा जब बच्चे सीख रहे होते हैं तो सीखने जब हम उनको एक तो हम उनको रटा के याद करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आप इन चीज़ों को पढ़ो और रट के ले आओ, बस हम लोग बस इतना ही काफ़ी है। दूसरा आप लोग बोल रहे हो कि बेटा आप करके देखो इस चीज़ को, उसके बाद जो चीज़ें होती है ना, उन चीज़ों को जो बच्चा होगा ना, जिन चीज़ों को हम लोग बोल रहे हैं ना कि आप लोग करके सीखो, वो कॉन्सेप्ट उसको ज़्यादा याद रहेगा जो उसने रट के किया है। रट के सीखने वाली चीज़ों को बच्चा भूल भी सकता है जल्दी से, लेकिन जो चीज़ें वो खुद से करता है ना, वो चीज़ें उसको हमेशा याद रहती है। तो ये होगा, जैसे उदाहरण के लिए भी लिखा है कि शिक्षार्थी को चार्ट और मॉडल बनाने के लिए कहा जाता है। फिर है रुचि का सिद्धांत। रुचि का यानी कि जब अगर किसी बच्चे को किसी चीज़ को सीखने के में रुचि ही नहीं होगी, आप कितना भी कोशिश कर लो उसको वो चीज़ सीख ही नहीं सकता। यानी कि अगर वो एजुकेशन ले रहा है, मानो उसको डॉक्टर बनना है और आप उसको टीचर बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो आप लोगों को लगता है कि वो डॉक्टर या टीचर बन पाएगा? ना तो वो डॉक्टर बन पाएगा, ना टीचर बन पाएगा। अगर वो टीचर बनना चाहता है और आप उसको उसी रूप में क्या बोलते प्रेरणा दे रहे हैं या फिर मोटिवेट कर रहे हैं, तो वो चीज़ें उसके लिए ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। तो इसमें क्या होगा, रुचि का सिद्धांत होगा। फिर है आपका जीवन से जुड़ने का सिद्धांत। अब जीवन से जुड़ने का सिद्धांत क्या होता है कि इसमें हम जो मतलब चीज़ें हैं जो व्यवहार में आती हैं, उन चीज़ों को ज़्यादा सिखाने की कोशिश करते हैं, यानी कि उनके जीवन के लिए, उनकी लाइफ के लिए जो ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि उनको समाज में रहना, समाज के लोगों के साथ बातचीत करना, ये सारी चीज़ें। तो जीवन से जुड़ने का सिद्धांत भी जो अपना शिक्षण अधिगम है वो देता है। फिर आपका निश्चित उद्देश्यों के सिद्धांत, यानी कि जो हमारे उद्देश्य हैं उनके कौन से सिद्धांत है। अब इसमें क्या है, स्तंभरूचित उपयोग अधिगम से अधिक केंद्रित बनाने में, मतलब निश्चित उद्देश्य, यानी कि एजुकेशन का जो हमारा शिक्षण है उसका क्या होता है, एक निश्चित उद्देश्य होते हैं। अब मानो जैसे किसी का उद्देश्य है कि भाई मेरे को टीचर बनना है, तो टीचर बनना है तो जो हमारा उद्देश्य हुआ तो वही हुआ ना, कि जो अगर हमारे पास कोई गोल ही नहीं है, लाइफ गोल ही नहीं है, तो हम उन चीज़ों को पाने की कोशिश भी नहीं करेंगे। तो ये निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत है, यानी कि हमें किसी चीज़ को पाने के लिए हमारे पास बिल्कुल उद्देश्य होना चाहिए। फिर है व्यक्तिगत अंतर को पहचानने का सिद्धांत, यानी कि व्यक्तिगत क्या है, जो अपना इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं ना, उन चीज़ों को सुधारने के लिए। अब आप क्लास में पढ़ाते हो, क्लास में 50 की स्ट्रेंथ होती है, 100 की स्ट्रेंथ होती है। आप जिन कॉन्सेप्ट को क्लास में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों को लगता है कि बच्चे उन कॉन्सेप्ट को एकदम अच्छे से समझ पाते होंगे क्लास में? नहीं समझ पाते। तो हम जो टीचर होगा क्लास में, उसको क्या होगा कि वो बिल्कुल एकदम सारे बच्चों को पहचाने कि कौन बच्चा पढ़ने में रुचि ले रहा है, कौन नहीं ले रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई बीमार तो नहीं है, ये सारी चीज़ें। अब इसमें प्रत्येक छात्र बुद्धि, दृष्टिकोण, क्षमताओं, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि और क्षमताओं के मामले में विशिष्ट। तो ऑब्वियस सी बात है कि हर व्यक्ति की इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस होते हैं वो अलग अलग होते हैं। किसी का आईक्यू लेवल बहुत हाई होगा, किसी का आईक्यू लेवल बहुत कमज़ोर होगा, तो ये सारी चीज़ें भी होंगी।
फिर शिक्षण पद्धति को इस प्रकार से डिजाइन किया जाना चाहिए कि शिक्षार्थियों के जीवन में समान अवसर मिले। ऑब्वियस ही बात है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं ना वो आगे बैठने की कोशिश करते हैं, और जो थोड़े डल बच्चे होते हैं या फिर डरते हैं या फिर इंटेलिजेंट भी होते हैं, उनमें थोड़ा रहता है कि भाई मेरे को तो बात ही नहीं करनी टीचर, तो वो पीछे बैठते हैं। तो टीचर को हर किसी पे ध्यान दे रहे हैं। फिर है आपका चयन का सिद्धांत। अब चयन का सिद्धांत क्या है? शिक्षक को जो क्लास में पढ़ाना है तो उसको अपने पढ़ाने के लिए जो अपना टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है ना वो इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि बच्चों को समझ में आना चाहिए। अब आप लोग सोचो कि आप लोगों को हिमालय के बारे में पढ़ाना है क्लास में कि भाई हिमालय ये है और मैं इस तरह से इसका वो मतलब मैं इसकी आप उसकी पूरी संरचना बता रहे हो, उसकी हाइट बता रहे हो, उसका क्षेत्रफल बता रहे हो। एक तो आप वो बता रहे हो, आप लेक्चर मेथड के द्वारा पढ़ा रहे हो। दूसरा आपने क्या किया, कोई पीपीटी बना ली, उसमें बहुत अच्छी सी फ़ोटो लगा दी हिमालय की और उसमें पूरा लिख दिया। जो आप उसको ऐसे बता रहे हो लेक्चर मेथड के द्वारा पढ़ा, उसके कंपैरिजन में उसको आप जो दिखा के समझा के पढ़ा रहे हो ना वो ज़्यादा समझ में आएगा। तो आपको स्टूडेंट के अकॉर्डिंग यानी कि आपको देखना है कि जो मेरी पाठ्य सामग्री यानी कि जिस जिस टॉपिक में क्लास में पढ़ाने जा रहे हो उसको किस तरह से रोचक बनाया जाना चाहिए, और हम मुझे पढ़ाने के लिए कौन से मेथड का यूज़ करना चाहिए। तो ये भी इसके लिए ज़रूरी हो जाता है। फिर योजना सिद्धांत, यानी कि अगर आप क्लास में पढ़ाने के लिए जा रहे हो तो आपके पास पूरा एक लेसन प्लान होना चाहिए। फिर है विभाजन का सिद्धांत। और विभाजन का सिद्धांत क्या है? हम लोग देखते हैं ना, जैसे हम लेसन प्लान बनाते हैं बीएड में बनाते हैं या फिर किसी भी उसमें बनाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लेक्चर मेथड के द्वारा पढ़ा रहे हैं, हम लोगों ने पढ़ाया, पढ़ाने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, विकासात्मक प्रश्न कर रहे हैं या फिर बोधात्मक प्रश्न कर रहे हैं। तो ये विभाजन का सिद्धांत है, यानी कि हम लोगों को पढ़ाने के साथ साथ बच्चे का इवेल्युएट भी करते जाना है। फिर है दोहराने का सिद्धांत। अब इसमें क्या है, अधिगम को अधिक स्थायी बनाने के लिए अर्जित ज्ञान को तुरंत बार बार दोहराया जाना चाहिए। यानी कि हम लोगों के पास जो भी जैसे होता है ना कि हम लोगों ने अभी कुछ चीज़ों को सीख लिया, ठीक है, सीखने के बाद अब हम लोगों ने उसको क्या किया, छोड़ दिया। अब 8-10 साल बाद अगर हमने उसको वापस से रिपीट नहीं किया होगा तो वो कॉन्सेप्ट हम लोग भूल जाते हैं। तो इसमें इनका कहने का मतलब है कि जो भी चीज़ें हमने सीखी है ना उनको हम लोगों को रिपीट करते रहना यानी कि रिवाइज करते रहना चाहिए, जिससे कि वो याद रहे। फिर है सृजन और मनोरंजन का सिद्धांत। अब सृजन और मनोरंजन में क्या होगा, कक्षा के वातावरण को रचनात्मक, आकर्षण और विनोदी बनाने के लिए निर्माण और मनोरंजन का सिद्धांत आवश्यक है। हाँ, ये भी सही है कि जो आपका क्लासरूम इन्वायरमेंट होता है उसको क्या करना चाहिए, हम लोगों को आकर्षक बनाना चाहिए, उसमें हर एक बच्चे पे ध्यान रहना, बिल्कुल उसको बिल्कुल रोचक बना देना चाहिए, जिससे कि बच्चे पढ़ने में इंटरेस्ट ले सकें। इसके बाद है लोकतांत्रिक सौदे का सिद्धांत। अब लोकतांत्रिक सौदे का सिद्धांत क्या होता है? अब लोकतांत्रिक कौन सा सिद्धांत होगा जो बच्चों को बिल्कुल एकदम समझ में आए, जिसमें बच्चे एकदम फ्लेक्सिबिलिटी के द्वारा बिल्कुल फ्लेक्सिबल है कि वो बच्चे टीचर के साथ बहुत अच्छे से इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, बच्चे टीचर के साथ और टीचर बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। तो ये इसका जो होगा लोकतांत्रिक सौदे का सिद्धांत में छात्रों को विभिन्न प्रकार की गतिविधियां योजना बनाने और उन्हें संचालित करने की आवश्यकता होती है। इस सिद्धांत में शिक्षार्थियों के बीच आत्मविश्वास और सम्मान विकसित करने में मदद करता है। अब टीचर क्या है इसमें एज ए फैसिलेटर काम करता है, यानी कि वो बच्चों को बताता है कि किस तरह से योजना बनानी चाहिए किसी काम को करने के लिए, किस तरह से उनको सीखने के लिए हमेशा मोटिवेटेड रहने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताते हैं। तो ये जो आपके कॉन्सेप्ट हैं ये ब्लूम की टैक्सोनॉमी के द्वारा और गैगने के थोड़े कॉन्सेप्ट इसमें थे। तो आप लोग एक बार अच्छे से इसको पढ़ लेंगे, और इसमें जो कॉन्सेप्ट है ना ये हमेशा ही रिपीट होता है, तो आप लोग देख लेंगे इसको कि इसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहे हैं। ये तीनों जो आपके 3H होते हैं ना उसी पे बेस होते हैं, कॉग्निटिव, इफेक्टिव और साइकोमोटर, यानी कि हेड, हार्ट और हैंड, 3 चीज़ों पे ये काम करती है। तो आप लोग देख लीजिए, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।